गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर गठबंधन की राजनीति जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एनडीए और यूपीए। एनडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी लीडिंग पार्टी है, उसका संगठन है। और यूपीए जो है वो कांग्रेस उसका मेन पार्टी है, और उसका जो अलायंस है, उसका जो संगठन है वो है यूपीए। तो यहाँ तक हम लोगों ने एनडीए और यूपीए के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त कर ली थी। आज हम वैसे बुक के अंदर एनडीए और यूपीए के अंदर अन्य कौन कौन से दल जो हैं वो शामिल किए गए हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे कि भाजपा के अंदर जो एनडीए है उसके अंदर 282 दल जो है वो शामिल हैं, तो उनमें से कुछ के उदाहरण जो है, कुछ के नाम जो है वो आपको इसमें मिलेंगे बुक में। और यूपीए जो है उसके अंदर 44 दल जो हैं वो शामिल हैं, जिनके नाम जो हैं वो बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो थोड़े बहुत नाम हैं वो आप बुक में से देख लेंगे। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो विशेषता आती है गठबंधन की राजनीति की, वो है गठबंधन में एक दल की प्रधानता। अभी मैंने आपको बताया जिस प्रकार से, जैसे एनडीए की अगर अपन बात करें तो एनडीए के अंदर दल जो है वो तो बहुत सारे हैं, या यूपीए की अगर अपन बात करें तो यूपीए के अंदर दल जो है वो तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो एक जो प्रमुख पार्टी है वो सिर्फ एक ही है। जैसे एनडीए जो है उसका जो प्रमुख दल जो है वो बीजेपी है, या फिर जो यूपीए है उसका जो प्रमुख दल है वो कांग्रेस है। तो जो प्रधानता होती है गठबंधन के अंदर वो एक ही पार्टी की होती है, जबकि गठबंधन के अंदर दल तो बहुत से शामिल होते हैं, लेकिन प्रधान दल जो है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, बाकी जो दल होते हैं वो उसके सहयोगी दल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेकंड, गठबंधन में विचारधारागत जो समानता है उसका अभाव होता है। देखो, कई बार क्या होता है, राजनीतिक लाभ जो है उसको प्राप्त करने के लिए कई बार जो विरोधी विचारधारा जो होते हैं उनके राजनीतिक दल जो होते हैं वो भी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, उनकी विचारधारा जो है वो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो मेन लीडिंग पार्टी है, उससे अलग होती है विचारधारा। लेकिन क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, तो उस राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए वो उस गठबंधन के अंदर शामिल हो जाते हैं। और चुनाव में कई बार आप देखेंगे एक दूसरे की कार्य पद्धति की आलोचना करने वाले जो होते हैं, वही जब इलेक्शन खत्म होता है तो इलेक्शन खत्म होने के बाद में वो उस गठबंधन में ही शामिल हो जाते हैं, जिसकी बुराई कर रहे थे उसी के साथ में वो शामिल हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण दे रखा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे की विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है उनको समर्थन प्रदान कर रही है। मतलब एक तरीके से जो ये सीपीएम है वो कांग्रेस की विरोधी रही है विचारधाराओं में, लेकिन वही कांग्रेस जो है उसको समर्थन प्रदान कर रही है। 2016 के अंदर जब पश्चिमी बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस और जो सीपीए है उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की विचारधाराएं, कांग्रेस और सीपीएम की दोनों की विचारधाराएं जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो इसका रीजन ये है कि ये जब भी गठबंधन बनते हैं तो इसमें किसी भी विचारधारा को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल हमको कितना राजनीतिक लाभ उसमें प्राप्त हो रहा है, केवल इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, वैसे एक और उदाहरण है वो भी आप देख लेंगे। जैसे कि जयप्रकाश नारायण को आदर्श मानने वाली जो समता पार्टी है, उन्होंने भी कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया और बिहार चुनाव जो है वो उन्होंने लड़ा। जबकि अगर आप देखें तो जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग थे। जेपी आंदोलन का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। जब इंदिरा गांधी थी तो उनको हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का आयोजन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि समता पार्टी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाली है, और वो कांग्रेस पार्टी जो कि बिल्कुल अपने कांग्रेस को अपना विरोधी मानती है विचारों में, और उन्हीं के साथ में बिहार चुनाव के अंदर गठबंधन कर रही है। तो कहने का मतलब है कि केवल अपना लाभ जो है वो यहाँ पर देखा गया है, विचार चाहे मिले या ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट, जो गठबंधन होता है उसमें स्थायित्व नहीं होता। स्थायित्व क्यों नहीं होता? देखो, आपको पता है कि गठबंधन जो है उसमें शामिल राजनीतिक दल जो भी है वो उसमें स्थायी रूप से जुड़े, ये जरूरी नहीं है।
आज तो वो जुड़ गया इलेक्शन के अंदर, भाई उसको सत्ता में आना है इसलिए वो उसके अंदर उस गठबंधन में शामिल हो गया, लेकिन वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से उस गठबंधन में रहेगा ऐसी कोई आशंका या कोई भी चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं है कि वो स्थायी रूप से ही रहे उसके अंदर। जैसे कि अगर आप देखो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं उनको देख करके तृणमूल कांग्रेस जो थी उसने जो आपका एनडीए है उसको छोड़ दिया था, ठीक है। और कभी समता पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसने भी जब बिहार चुनाव हुए तो उसने एनडीए का जो गठबंधन था उसको छोड़ करके वो यूपीए के अंदर, मतलब कि कांग्रेस से उसने नाता जोड़ लिया था, वो यूपीए गठबंधन में शामिल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गठबंधन बनते हैं इनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होती हैं वो स्थायी तौर पर शामिल नहीं होती हैं। कभी तो वो एनडीए गठबंधन के साथ चली जाती हैं, कभी वो यूपीए के साथ चली जाती हैं। तो स्थायित्व जो है वो इन गठबंधनों में नहीं होता है। फिर गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर बनते हैं। अब देखो भारतीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो जो भी गठबंधन हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि विचारधाराएं तो कहीं पर भी मिलती नहीं है, तो विचारधाराओं के आधार पर गठबंधन नहीं मिलते हैं, या फिर कोई भी गठबंधन में जब शामिल होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी विचारधारा उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, बल्कि वो किस आधार पर गठबंधन में शामिल होता है, नेताओं के आधार पर। अगर उसको लगता है कि कोई नेता पावरफुल है, प्रभावी नेता उस गठबंधन में है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है। अगर उसको लगता है कि दूसरे गठबंधन के अंदर ज्यादा प्रभावी नेता शामिल है तो वो उस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, 1997 के अंदर एसडी देवेगौड़ा जो थे उनको कुछ दिन समर्थन देने के बाद में कांग्रेस जो थी उसने प्रधानमंत्री बदलने के आधार पर समर्थन की शर्त रखी, तो इंद्र कुमार गुजराल जो थे उनको 10 माह के बाद में अप्रैल 1907 को प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस ने पुनः उसको अपना समर्थन दे दिया, है ना। बिहार के अंदर समता पार्टी के गठबंधन में जो लालू प्रसाद है उनका राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को समर्थन की बात करी उन्होंने कभी तो, और कभी अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के विरोधी नजर आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि नेता जो हैं उनके आधार पर गठबंधन जो है उनमें लोग शामिल होते हैं, ना कि सिद्धांत और विचारों के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है इसकी विशेषता वो आती है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। देखो निषेध आधार, निषेध का मतलब होता है रोकना। कई बार गठबंधन बनाने का जो उद्देश्य होता है वो सत्ता में आना नहीं होता, बल्कि किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए भी गठबंधन जो है वो बनाए जाते हैं। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, 1977 के अंदर जनता पार्टी का जो गठन किया गया था उसका जो उद्देश्य था वो था कांग्रेस के विरुद्ध में। मतलब कि वर्तमान में जो जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, समता पार्टी ये अपने आप को एक एजेंडा वाली घोषित करती हैं, और इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाजपा को कैसे भी सत्ता में आने से रोका जाए। तो उस टाइम पर भी क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, तो 77 में जब आपातकाल लगा था तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए अपना गठबंधन बना लिया था उन लोगों ने, जिससे कि वो कैसे भी करके कांग्रेस को सत्ता में आने से रोके। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह है, इन्होंने अपना संगठन इसलिए अपना गठबंधन बनाया है जिससे कि ये बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके, ठीक है। तो किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा का मात्र विरोध करने के हिसाब से अगर इस प्रकार का कोई गठबंधन बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है कि आप किसी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन का निर्माण करें। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है दल बदल की प्रवृत्ति। देखो गठबंधन सरकार जो है उनके कारण से आप देखोगे, आपने एक जुमला सुना होगा आया राम गया राम का। आया राम गया राम का मतलब यही होता है दल बदल की प्रवृत्ति। और एक किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आप चुनाव लड़े, उस चुनाव में जीत गए और बाद में उस पार्टी को छोड़ करके जब किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको दल बदल की प्रवृत्ति कहते हैं। और गठबंधन की राजनीति में ये दल बदल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे शासन के अंदर जो स्थायित्व होना चाहिए
उतना स्थायित्व नहीं रहता है, उसको हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो आता है दबाव की राजनीति। तो गठबंधन में शामिल जितने भी पार्टीज होती हैं वो प्रधानमंत्री पर अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की नेता जो है ममता बनर्जी, उन्होंने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने के लिए और रेल का जो बढ़ा हुआ किराया था उसको वापस लेने के लिए जो यूपीए की मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उनको बहुत ज़्यादा मजबूर किया था। क्यों? क्योंकि देखो गठबंधन के अंदर क्या होता है, इन पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन दिया जाता है और ये कभी भी, ये पार्टीज क्या करती हैं, कभी भी अपना समर्थन जो है वो वापस भी ले सकती हैं। तो गठबंधन जो होता है वो उसमें स्थायित्व बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमारी गठबंधन की राजनीति जो है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ रीजंस दे रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है, गठबंधन सरकार बनने के क्या कारण हैं। तो इसमें यह है कि भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है और कई बार जब किसी भी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति के अंदर गठबंधन सरकार जो है वो बनती है। ये प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और 16वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बाद में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो चाहती तो वो अकेले सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अकेले सरकार नहीं बनाई बल्कि गठबंधन सरकार बनाई। और भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति प्रजाति के लोग निवास करते हैं और वर्गीय हितों के आधार पर भी हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल जो है उनका निर्माण हुआ है। तो आप देखोगे कि वर्तमान में एक जो गठबंधन बनता है उसके अंदर 20 से 24 तक के दल जो है वो शामिल होते हैं और इतने राजनीतिक दल होने के कारण से ही त्रिशंकु लोकसभा के अधिक अवसर पैदा होने की आशंका रहती है। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक लोकतंत्र के अंदर एक स्थायी तत्व सा ये बनता जा रहा है गठबंधन की राजनीति। ठीक है, तो ये गठबंधन सरकार बनने के कुछ रीजंस हैं। बाकी इसका जो लाभ और हानि है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।